केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2024 में पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। यूपी में मिशन 80 को लेकर चल रही बीजेपी की अलग अलग रणनीति बनाने में जुटी हुए हैं लोग। तो वहीं बीजेपी की जीत के फॉर्मूले के लिए जाटलैंड की लड़ाई में खतौली उपचुनाव से गदगद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने 24 में अखिलेश के साथ ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी 2024 में जयंत चौधरी अखिलेश के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। जयंत ने कहा कि 2024 में बीजेपी के लिए आरएलडी के दरवाजे बंद हैं। दरअसल 2024 में आरएलडी को 33 सीटों में से 8 सीटें मिली थी और उसके बावजूद भी जयंत एसपी के साथ रहेंगे। दूसरी ओर ओपी राजभर का दावा है कि चुनाव आते आते एसपी में 2 गुट हो जाएंगे। बीजेपी के मिशन 80 पर विपक्ष की चुनौती कितनी होगी ये भी देखेंगे। अमित शाह के ऐलान के बाद 2024 की रणभेरी बच चुकी है। दूसरी ओर जयंत चौधरी ने भी अपना गठबंधन वाला पत्ता खोल दिया है। समाजवादी पार्टी भी अब सहयोगियों के सहारे जीत की तैयारी में है। दूसरी ओर उनके पुराने सहयोगी ओपी राजभर लगातार अखिलेश पर प्रहार कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या जाटलैंड की लड़ाई में गठबंधन मात दे पाएगा, जबकि 2022 में गठबंधन ने कुछ खास नहीं किया था। तो 24 में किसकी और कैसे बनेगी बात, चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता अजय वीर जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा प्रवक्ता उमेश यादव जी जुड़ गए हैं और बसपा नेता विजय मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और शुरुआत अनिला जी आपसे करने जा रहे हैं। अनिला जी, आपको क्या लग रहा है 2024 के लिए मिशन 80 आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अभी से सड़कों पर नजर आ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अखिलेश यादव की संविधान बचाओ यात्रा हो। खतौली में जीत से उत्साहित आरएलडी के हौसले बुलंद है पहले से। मेरी सबको राम राम। और ये तो जब चुनाव आता है तब सड़कों पर नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख लीजिए 24 घंटे 365 दिन निरंतर कार्य करती है। एक मजबूत संगठन है हमारा बहुत मजबूत नेतृत्व है और उस नेतृत्व की देखरेख में जो है पूरा राजनीतिक दल जो है निरंतर कार्य करता है और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वो हमारी सरकारें काम करती हैं। हम लोगों के बीच में रहते हैं और जो विश्वास है वो लोगों से आता है और इसीलिए हम जो है चुनाव जीतते हैं। ठीक है, ये जो अनिला जी 30 सेकंड पूरे मैं लौटूंगी आपके पास, विस्तार से बात सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सभी लोग अपनी बात कह लें। कपिल श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। कपिल जी, सुभाषपा ओपी राजभर कह रहे हैं कि सपा के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक बीजेपी को जितवाएगा, दूसरा बीजेपी को हरवाएगा। देखिए, ओपी राजभर साहब अपने बयानात के लिए ही जाने जाते हैं, काम के लिए नहीं जाने जाते। और उनकी पार्टी तो पहले ही 2 धड़े में टूट गई। उनके ही अपने एक बड़े महेंद्र राजभर पूरी पार्टी लेके अलग हो गए। कहां पार्टी रह गई इनकी। और जान मारने की गुड़की धमकी आपने देखा होगा कि उनके पुत्र जो है बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, दौड़ रहे थे पीछे पीछे कि वो कहां जा रहे। तो खैर कोई बात नहीं, उनके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी बहन के लिए हम ज्यादा कहेंगे। इसलिए कि देखिए वो 24 घंटा तो उसमें ही रहती हैं अपने इलेक्शन मोड में, इसलिए कोई काम नहीं करती। ठीक है कपिल जी, 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास। रुक करते हैं अजय वीर सिंह जी का। अजय वीर जी, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि 24 के लिए वो गठबंधन सपा और आजाद पार्टी से करेंगे। खतौली की जीत से आप उत्साहित हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पार्टी जो पहले से मजबूत रणनीति पे चल रही, कम से कम चुनाव नतीजे जो हाल ही में चुनाव हुए उनको देखकर तो यही कहा जा सकता है। देखिए, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से 2019 से चला आ रहा है। 2019 में हम उपचुनाव कैराना लड़े थे, फिर 2018 में, 2019 में फिर लोकसभा लड़े, 2022 में लड़े, राज्यसभा हम मिलकर लड़े और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कर दिया है कि हम 2024 का जो चुनाव है वो गठबंधन से लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अनिला जी कह रही थी कि वो क्षेत्र में ही रहते हैं, उनके कार्यकर्ता तो सत्ता के नशे में चूर हैं। वो किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश में पूरी गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। अजय वीर जी, लौटेंगे 30 सेकंड पूरे। रुक करते हैं उमेश यादव, प्रवक्ता सुभाषपा। उमेश यादव, आप सपा के लिए कह रहे हैं कि कैसा गठबंधन है देख लीजिएगा, 24 तक आते आते 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन सपा ने भी ये कह दिया कि टूट तो आपकी पार्टी में भी है। महेंद्र राजभर को भूल गए क्या आप?
देखिए आस्था जी, महेंद्र राजभर को कितने लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में? महेंद्र राजभर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के एक साधारण से कार्यकर्ता थे। समाजवादी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से उनको आगे प्रेजेंट किया और पार्टी को बदनाम करना चाहा। उसकी सारी चीजें सामने आ चुकी है। हम लोगों ने उनको दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में चादर ओढ़ के पाए गए थे। महेंद्र राजभर की हैसियत हमारे किसी जिला के अध्यक्ष और साधारण कार्यकर्ता के बराबर भी नहीं है। वो पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में हमारी पार्टी का इतना मजबूत ढांचा है कि उनकी हैसियत शून्य के बराबर भी हुआ नहीं। ठीक है उमेश जी, अब लौटेंगे और इससे पहले हम चर्चा को विस्तार दें। विजय मिश्रा जी से भी कमेंट ले लेते हैं। विजय मिश्रा जी, यहाँ पर बात हो रही है कि एक तरफ बीजेपी की मजबूत रणनीति है, दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन कैसा होगा। बसपा ने तय किया है कि कहां जाएंगे, आप लोगों की क्या रणनीति होगी? बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आज हम अगर भाजपा के बाद किसी के पास सांसद है, बहुजन समाज पार्टी के पास है। और रही बात ओपी राजभर जी की, ये भाई साहब कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व क्या है। आज इनको अपना अस्तित्व ढूंढना चाहिए। इनको पता ही नहीं कि भाजपा में जाएंगे, सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे। हर महीने इनका अलग अलग पार्टियों के स्टेटमेंट आता है। और इनकी पार्टी के, इनके क्षेत्र के छविराज राजभर जी थे जिन्होंने ओपी राजभर के लिए जूते चप्पल तक की बात की। तो ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए रोज कहीं बीजेपी का गुणगान करते हैं, जब बीजेपी से भगाए जाते हैं समाजवादी से भगाए जाते हैं। ठीक है विजय मिश्रा जी, 30 सेकंड पूरे, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त खत्म और अब रुक करते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत करते हैं कपिश श्रीवास्तव जी। कपिश जी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 24 का ताज तो मोदी के सर ही सजेगा और विपक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं है सामने। किसी भी राजनीतिक दल को जो कि चुनाव में जा रहा है उसे ये बात कहनी चाहिए। अमित शाह जी ने कोई नई बात थोड़ी ना कही। विपक्ष तो एक मंच पर आता दिख नहीं रहा कपिश जी, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यही कहां से एक मंच पे दिख रहे हैं। क्या शिवसेना इनके साथ है? क्या अकाली दल इनके साथ है? जो इनके साथ मजबूती से खड़ा हुए जीडीयू, उनको इन्होंने धोखा दे दिया। तो जो इनके साथ खड़ा हुआ उसके साथ इन्होंने धोखा दे दिया, उसको छोटा करके अपने बड़े हो गए और उसके बाद पार्टी भी तोड़ दी अगले की। तो जो भी इनकी पार्टी के साथ जाएगा वो सोच समझ के जाएगा। अब मैं एक बात ये कहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात को बिल्कुल कहती कि अमित शाह साहब को तो ऐसे ही बात करना चाहिए। और ऐसे अगर वो बात नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बतावेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव से आप भाग खड़े हुए और हिमाचल के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते जिनको आपने दोबारा महिमा मंडित किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना हिमाचल हार गए। दिल्ली के अंदर एमसीडी हार गए और वहां रोज जूता चप्पल की कार्रवाई हो रही है मेयर को लेकर के। देखिए कि क्या संस्कार है। ये सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी को ये खुद सोचना चाहिए। बिहार में खत्म, पश्चिम बंगाल में खत्म, छत्तीसगढ़ में खत्म, राजस्थान में खत्म। तो ये सारी चीजों को देखिए है कहां। ठीक है, इस बात का जवाब अनिला सिंह जी से लेते हैं। अनिला जी को मैं जोड़ना चाहूंगी। अनिला जी, गृह मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं है आपकी, और फिलहाल जो आपकी सहयोगी पार्टियां आपके साथ हैं वो ये कह रही हैं कि विपक्ष में बिखराव है, टूट जाएगा विपक्ष, बहुत से एम्बिशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री बनना है, कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ विपक्ष कह रहा है कि आपके भी तो कुछ सहयोगी हैं। जो 2019 में स्थिति थी गठबंधन दलों की, अब उससे काफी भिन्न है। नहीं तो उसकी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए ना। इन लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपनी खुद की चिंता कर ले, वही बहुत है। और जिस प्रकार से अलग अलग मोर्चे पे हम देख रहे हैं कि विपक्ष एकता दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो क्या वो वाकई में हमको एकता दिखाई देती है? हर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो, उसका जो अध्यक्ष होता है या होती है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। कहते हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, बाकी विपक्ष हमारे पीछे आके खड़े हो जाओ। पर इनसे भी आगे निकलकर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी राज्य की राजनीति करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो वो केवल कांग्रेस ही कर सकती है। उस पर ये क्या टीका टिप्पणी करेंगे? ठीक है, जयंत चौधरी जी जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। भाई उनका राजनीतिक दल है, उनकी इच्छा है, उनके साथ तो मिलकर लड़े या ना लड़े। हमने देखा लेकिन अनिला जी, मैनपुरी में जो सपा की जीत हुई, बाई इलेक्शंस में खतौली सीट बीजेपी के हाथ से चली गई, तो ये लोग इसको एक मॉडल मान के चल रहे हैं कि इस तरह मिलजुल कर यदि चुनाव लड़े तो मुमकिन है बीजेपी को बड़ी टक्कर दे पाएगा विपक्ष। आप लोग कहीं बहुत हल्के में तो नहीं ले रहे हैं यूपी में विपक्ष को? पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती। कोई भी चुनाव हो, बिल्कुल भी हम हल्के में नहीं लेते हैं। हम राजनीतिक दल है, राजनीति करने के लिए आए हैं। कोई भी चुनाव होता है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। आजमगढ़ और रामपुर शायद ये भूल गए हैं
नहीं भूले हैं तो मैं, अगर भूल गए तो मैं दोबारा इन लोगों को याद दिला देती हूँ। मैनपुरी जो है इनका गढ़ रहा है भाई, और वो भी डिम्पल यादव जी आकर चुनाव लड़ी हैं। कोई और क्यों नहीं आके लड़ा? कोई और महिला कार्यकर्ता नहीं थी इनकी पार्टी में? हाँ, खतौली में हमारी हार हुई है और जो भी कारण है उनको एनालाइज हम लोग कर चुके हैं, और कभी भी भविष्य में इस प्रकार की हार का सामना भारतीय जनता पार्टी खतौली से नहीं करेगी। पर मैं ये जानती हूँ कि जो आरएलडी है, अगर सबसे ज्यादा, जो कि अभी हमारी काफी बुराइयां हो रही थी ना कि हम लोग स्पेस नहीं देते हैं ऐसे राजनीतिक दल, छोटे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। 2009 में जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी आरएलडी, सबसे ज्यादा सांसद इनके तभी आए थे, 5 आए थे। हाँ, 2004 में एसपी के साथ थी, फिर तब क्या था, 2014 और 19 में कांग्रेस और एसपी बीएसपी के साथ थे, 0। ठीक है। विजय मिश्रा जी, आपने बीएसपी का नाम लिया, विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी, ये लोकतंत्र है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, मोदी जी का चेहरा हो, अमित शाह जी का चेहरा हो, चेहरे से चुनाव नहीं होता। हाँ ठीक है, हो सकता है कि ये मानते हो मोदी जी का चेहरा करके हम चुनाव जीत जाएं, लोकतंत्र है। 10 साल इसके पहले मनमोहन सिंह जी भी थे सरकार में, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने 10 साल सरकार चलाई है तो आगे भी हम चलाएंगे। जनता का मन कब बदल जाए, इनकी नीतियों से जनता कब विमुख हो जाए, ये समय बताएगा। और जनता के भरोसे अगर हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, हमें जनता पे छोड़ना चाहिए। लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी का भी एक टाइम होता है। उन्होंने बोला था कि 70 या 75 में रिटायरमेंट होता है, तो क्या मोदी जी का चेहरा लगा के ये कब तक उनको ज्योति बसु की तरह व्हील चेयर पे ले जाके भी चुनाव लड़ते रहेंगे? अरे नए चेहरे को लाइए ना। आपकी पार्टी में तो कोई ऐसा चीज है नहीं, आपके यहाँ तो संगठन के लोग आगे लिया जाता है, तो आप पार्टी में और लोग आगे करिए ना। अब मोदी जी परमानेंट एक ही नाम चलता रहता है आपका। जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है विजय मिश्र जी, जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है वो उसको सामने रखते हैं। चुनाव चाहे कोई भी हो वो उसको सामने रखते हैं। आपकी पार्टी में है तो आप भी रखिए, सपा में है, सपा भी रखती है। लोकतंत्र में कोई चेहरा बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। जनता का एक मत बड़ा होता है। जिस दिन जनता अपना मत देगी उस दिन चेहरे बनते हैं, और जिस दिन जनता ने मत देना बंद कर दिया, वही चेहरा लाल केश वडवानी और मुरली मनोहर जोशी की तरह पीछे की सबसे लाइन में बैठेगा जाके। चलिए, ये भी आप ध्यान रखिए। इनकी पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, आज उनसे पूछिए, जब हो सकता है मीटिंग में जाते हैं तो सीट मिलने में दिक्कत होती है। तो ये समय की बात है, आज इनका समय है, समय की बात है। लोग तो ये भी कहते हैं कि बसपा का भी समय अब खत्म हो चुका है, वो बस एक सहयोगी दल की भूमिका से ज्यादा अब बड़ी भूमिका में नहीं आ पाएगी। वोट कटवा पार्टी बुलाते हैं आपको चुनाव दर चुनाव। बसपा के पास आज भी 10 सांसद हैं, बसपा के पास वोट है, ठीक है। मैंने समय की बात है। आज जो बीजेपी बोल रही है, 2014 में इनके पास भी सांसद नहीं थे। 2012 में जब चुनाव लड़ने लोग विधानसभा का है तब इनके पास 47 सीटें थी। तो ऐसा नहीं है, ये भारत है, भारत में बहुत सारे सत्ता है, बहुत सारे राजा है, लेकिन किसी का प्रभुत्व 100 साल 200 साल नहीं चला, ठीक है। इनका टाइम है। चलिए, तो आप इस उम्मीद पर कायम है कि वक्त बदलता रहता है, एक बार फिर से वक्त बदलेगा तो मुमकिन है आपका भी वक्त आ जाए। आपकी पूरी उम्मीद वक्त पर टिकी है। उमेश यादव हमारे साथ है, सुभाषपा के प्रवक्ता। उमेश जी, आप सब पर दल बदलने का आरोप लगाते हैं, आप सब पर कहते हैं इनका गठबंधन था, उनका गठबंधन था, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया। आपकी पार्टी की भी भूमिका और रणनीति स्पष्ट नहीं है। आप पक्ष की राजनीति करना चाहते हैं, आप विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं। आज इसके पक्ष में बयान देते हैं, कल को आप उसी पर आरोप लगाने लग जाते हैं। आज आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, सीएम योगी की तारीफ करते हैं, कल को सवाल भी उठा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आस्था जी मैं कह दूं, ये जो बसपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। वो उनको व्हील चेयर तक ले जाने की बात कह रहे थे। शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, प्रत्येक पार्टी का चुनाव किसी न किसी चेहरे पे होता है। क्या बहुजन समाज पार्टी का चेहरा बहन जी के चुनाव बहन जी के चेहरे पर नहीं होता है? पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने मुझसे पूछा गठबंधन की बात, तो किस पार्टी ने गठबंधन आस्था जी नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी ने पिछले 4 चुनाव में 3 गठबंधन नहीं किया? कि भारतीय जनता पार्टी 48 पार्टियों के गठबंधन के साथ है, और हमने सिर्फ 2 गठबंधन किए। जब जनता की आवाज हम सदन तक ले गए, वहां हमारी नहीं सुनी गई। हम चलते हुए सत्ता के जहाज से उतरने का हमने काम किया। 18 महीना की सरकार को छोड़ने का, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जैसे पदों को छोड़ने का काम किया। ये जनता के लिए हमारा बलिदान था, हमारा समर्पण था। दूसरी बात, और रह गई 2022 के आम चुनाव विधानसभा के बाद,
उसमें समाजवादी पार्टी ने हमको छोड़ा, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, उन्होंने हमको तलाकनामा भेजा, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर कपिल श्रीवास्तव जी को मैं लेकर आना चाहूंगी कि सुभाषपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शहीद हुए, हमें निकाला नहीं गया। अच्छा, तो भाजपा को इन्होंने शहीद किया, ये भी तो कह रहे हैं। भाई चक्कर ये कि इनकी बातों पर क्या फंसाना है। देखिए, ये पैरासाइट दल है। पिछले 4 चुनाव में आप कहां से देख रहे हैं? हम आपके बारे में क्या बात करें? हम थे तो आप 13 से 34 पूर्वांचल में पहुंचे, हम आप पे क्या बात करें? आप की आवाज कम कर हमारी कीजिएगा कि बोले, क्योंकि कीटाणुओं से क्या बात करें? जो हर क्षण रंग बदल देते हो, तो हर क्षण रंग बदलता है, एक एक करके बोलिए। उन्हें ही काम से मारने की चौकी दे रहे हो। उनका कार्यकर्ता ये कह रहा है कि राजभर साहब ने राजनीति करनी छोड़ दी है और धमकाने की राजनीति शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमें जान से मार के खत्म कर देंगे। तो भाई ये आप लोगों का आपसी मामला है, आप लोग समझिए बुझिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मामला नहीं है, आप मामला समझिए। उमेश जी जवाब ले लीजिए, उमेश जी जवाब ले लीजिए, बोले कपिल जी। सबसे बड़ी चीज आस्था जी, मैं एक बात को कह रहा हूँ कि राजभर साहब की पार्टी के ये बैठे हुए इन्होंने बता दिया कि ये महेंद्र राजभर जो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो इनके जिला अध्यक्ष से भी छोटे हो गए। समझ गई ना इस वो बात तो कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर का उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वांचल जहां पर उनकी पार्टी का प्रभुत्व है, कौन जानता है उनको? कौन है महेंद्र राजभर? उनका खुद का ना तो कोई जनाधार है, ना अपना कोई वोट बैंक है। ये कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय मित्र तमाम बार अकेले लड़े, एक भी विधायक लेके नहीं आ पाए। ये तो कभी जब भाजपा से चपकेंगे या हमसे चपकेंगे तो कुछ पा जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी को जब छोड़े थे और जो पानी पी पी करके आशीर्वाद दे रहे थे, उसमें भी उनकी यही चीज थी, अपने बच्चे को एमएलसी बनवाना चाहते थे, उन्होंने भी नहीं बनाया था, इसलिए उनको छोड़े। क्योंकि आपको जो न्याय की लड़ाई लड़नी थी वो आज भी आप लड़ नहीं रहे, आप वहां खड़े नहीं है उन लोगों के साथ। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से आप इस्तीफा दे करके आए, आप रेवड़ी का पद छोड़ करके आए, फिर आप रेवड़ी प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको लगता होगा कि आपने गलती की, आपको नहीं करना चाहिए था, आपको निषाद पार्टी के रूप में चलना चाहिए था। आखिर निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ रह करके अपने तीनों परिवार को बना लिया ना, एक को मंत्री बना दिया, एमएलसी बना दिया, एक को सांसद बना दिया, एक को विधायक बना दिया। तो आप वहीं जाइए, वहीं आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि आप अकेले अगर लड़ेंगे तो आप एक सीट नहीं पाएंगे। चाहिए तो जहुराबाद से हटा करके एक बार इस्तीफा देके फिर से लड़ लीजिए, आपको सामने आ जाएगा। भाई आप दिया दिखा रहे हैं सूरज को, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। भाई वो तो चीजें हैं। अब भारतीय जनता की पार्टी के पास अगर 300 के विधायक हैं तो कोई क्या कहेगा? भाई उनके पास जो शक्ति होगी लेकर के आए। अगर हमारे पास 125 कुनबे के और 111 हमारे, तो जो हमारी शक्ति जनता के बीच है वो तो साबित है, आपकी साबित नहीं है। और आप कहते हैं कि आपने या तो भाजपा को भी बनाया और वो सरकार बन गई और आपने सपा को भी बनाया। तो भाई देखिए, हम तो सरकार में आए नहीं, आप तो रबड़ी मलाई खाने आए थे। और जब हमारे पास कुछ मिला नहीं तो आप हम ही को एलिगेशन लगाने लगे। जिसके साथ कदम बढ़ाना था उसी की कदम को पीछे खींचने का काम कर रहे थे। तो भाई हम क्या करें? आपको अलग जाना पड़ा, आपको जहां सम्मान मिले, रेवड़ी मिले वहां रेवड़ी लीजिए और अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी तोड़िए, उनको जान से मारिए, तोड़िए। और उसके बाद 15 टिकट लेने के बाद एक भी अर्क को मत दीजिए, एक भी बहेलिया को मत दीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। हमारे बीच में अजय वीर सिंह भी है, आरएलडी प्रवक्ता। अजय वीर जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था पश्चिमी यूपी अचानक बहुत अहम हो गया था, और 2024 के लिहाज से अभी से ही बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। उनका प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहीं से आते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के दौरों से और कई विकास योजनाओं को आप उठा करके देखें तो अभी से पश्चिमी यूपी पर फोकस है बीजेपी का। आस्था जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक गन्ना बेल्ट है और गन्ने के मिलों को चले हुए 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी गन्ने का मूल्य भी घोषित नहीं किया है कि इस साल गन्ने का क्या रेट होगा। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के परिवार के लोग 1 महीने से गन्ना किसानों के बीच में जा रहे हैं, किसानों से पत्र लिखवा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को उन पत्रों को भेज रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही कि किसानों के गन्ने का रेट वो घोषित कर दें।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिलाओं हो, सब परेशान हैं, वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना ही फोकस कर लें, लेकिन जो महंगाई की मार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने झेली है, वो इंतजार कर रही है 2024 का इंतजार। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में आज ये घोषणा की है कि हम समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो सब एक साथ आएं, इकट्ठा हो और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मजबूती से। सवाल तो यही है अजय वीर जी कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ आएंगे कैसे? कोशिश भी कर ले चुनाव से पहले तो पोस्ट पोल ये अलायंस बना रहेगा, इसकी कितनी गारंटी है? क्योंकि बहुत से चेहरे हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। अभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार की कोई लड़ाई नहीं है। अभी आप उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कुछ दल सरकार से लड़ रहे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो विपक्ष से लड़ रहे हैं। जो विपक्ष से लड़ रहे हैं वो क्या चेहरा बनेंगे, वो सब लोग जानते हैं कि उनकी वो कहां से उनके गवर्न हो रहे हैं वो। तो हमारी कोशिश ये होगी कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ आएं, मजबूती से चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त देने का काम हमारा गठबंधन करे। चलिए ठीक है, आपने बड़ा दावा पेश किया है अनिला जी। यहां पर कहा जा रहा है कि समान विचारधारा वाले दल एक मंच पर आएंगे, बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य अभी से लेकर के चल रहे हैं उसको एक बड़ी चुनौती देने का दावा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बीएसपी के जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उनकी बात सुन रही थी। बेहद घटिया बात कर रहे थे। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे थे वो बेहद निंदनीय है। इनसे पूछना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है 2022 विधानसभा का, बीएसपी कहाँ स्टैंड कर रही है? एक सीट जीतकर जो है कहाँ उछल रहे हैं ये लोग। जाकर अपने गिरेबान में झांकिए और फिर नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करिए। उस कद तक पहुंचने के लिए ना जीवन लग जाएंगे। यहाँ पर बैठकर किसी के ऊपर इस तरीके से उल्टी सीधी बात करने की कोई आवश्यकता। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, ठीक है? और यहाँ पर जहां तक आप कह रही थी कि भाई ये कहा अभी जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं अजय वीर जी, उन्होंने कहा कि जो हम लोगों की एक कॉमन आइडियोलॉजी होगी और हम आशा करते हैं सब साथ आ जाए। कॉमन आइडियोलॉजी इनकी एक ही है, क्राइम एंड करप्शन। यानी कि क्रिमिनल्स का साथ लो, उनको बढ़ावा दो और खूब भ्रष्टाचार करो। ये आइडियोलॉजी कॉमन है इन लोगों की। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के सहारे ये लोग राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता जो है क्यों इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद देती है? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगा दिया है। हाल फिलहाल में आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, 10 लाख करोड़ का टारगेट था, 33.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है, क्योंकि आरएलडी का विषय था यहाँ पर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आ रहा है। 45% जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रही है। रही है कपिल जी की चेक करवाइए, आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है? भाई मैं एक चीज आस्था जी कह रहा हूँ केवल और कि केवल ये 6.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू इन्होंने 6 साल पहले सिग्नेचर किया। वो आज तक धरती पे 100 करोड़ रुपए का ये बता नहीं पाए। विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी ने श्वेत पत्र पर इसको लाने की मांग की। इन्होंने ना बेरोजगारी को लाया, ना इन्वेस्टर समिट को ले आया, बल्कि पहली जो समिट इनकी 4.5 लाख करोड़ की हुई थी उसके अंदर उद्यान घोटाला हुआ था, लाल कमेटी का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट ये दबाए बैठे हुए हैं। क्यों नहीं आगे रुकन रहे हैं कि कितना आपने टैक्सेशन के ठीक है कपिल जी। अनिला जी जवाब देना चाहती हैं इसका। अनिला जी जवाब दे, बोलिए अनिला जी। जी 2018 की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी वो 4,68,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए थे और उसमें 4 लाख करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ जो है स्टार्ट होने वाले हैं। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था। सरकार जी उन लोगों के लिए होती है जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कम से कम ये तो बता दीजिए कि कहाँ आपने खड़ा किया है। भौतिक सत्यापन हो जाए, आस्था जी की टीम चली जाएगी, भौतिक सत्यापन कर लेगी। कपिल श्रीवास्तव जी परेशान हो गए।
भाई भौतिक सत्यापन करा लेंगी। आस्था जी जो है उनकी अपनी टीम जाएगी, वो भौतिक सत्यापन कर लेंगी। कपिल जी 4 एक लाख बार करोड़ एक बार के आंकड़ा पीछे तो कितने रखने जीरो दीजिए लगते उनको, हैं? थोड़ी सभ्यता आंकड़ा तो रखने दीजिए एक बार। अनिला जी 10 सेकंड आंकड़े नहीं रख रही है तो मुंह जबानी बातें कर। बोलिए बोलिए, आंकड़ा ठोस आंकड़ा रख रही हैं आप, आप बैठे हुए हैं। बोलिए अनिला जी बोलिए, फैक्ट पर बोलिए, फैक्ट पर। तो जहां तक आइडियोलॉजी की बात है ना, तो आइडियोलॉजी इनकी केवल और केवल क्राइम एंड करप्शन है। और ये सारे के सारे जो है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इनके सबके जो अध्यक्ष और अध्यक्षा है ना, अगर ये बातों की प्राइम मिनिस्टर कौन, तो सब खड़े हो जाएंगे आपस में। मतलब ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप, चुनावी आरोप प्रत्यारोप नहीं, समय खत्म हो रहा है, चुनावी आरोप प्रत्यारोप नहीं। बड़ा सवाल यही है कि 2024 की जंग नजदीक है, ऐसे में तेजी से काम हो रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अपने काम के बूते जाति धर्म से ऊपर उठकर सरकार बनेगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी किलेबंदी में जुटा हुआ है। दोनों के आरोप प्रत्यारोप जारी। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से ऐलान कर दिया है कि 2024 का ताज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सर पे सजने जा रहा है। बीजेपी हाल ही में जितने चुनाव हुए हैं उसमें मजबूत रणनीति के साथ लड़ती रही है और 24 के चुनाव में भी वो उसी तरह